आज हम लोग बात करने वाले कैसे ऑटो एंसिलरी स्टॉक के बारे में जो इंडिया की हर तीसरी कार में अपना कंपोनेंट लगाती है। यानी कि आप BMW उठाओ, मर्सिडीज उठाओ, ऑडी उठाओ, मारुति सुजुकी, होंडा, कोई सी भी कार उठाकर देख लो, हर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये अपना कंपोनेंट सप्लाई करती है। रेवेन्यू हाईएस्ट एवर निकल कर आया है, प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट एवर निकल कर आया है। डीआई कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं, स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल रहा है और एक बड़े ब्रेकआउट देने का तैयारी कर रहा है। पूरी थीम अपट्रेंड के अंदर है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक पूरे सेक्टर को लीड कर सकता है। तो पहले हम लोग चार्ट पर समझेंगे कि किस तरीके से ब्रेकआउट सेटअप तैयार हुआ है और क्या हमको टाइम फ्रेम माइंड में रखना है, क्या स्विंग ट्रेडिंग टारगेट रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए हमको क्या टारगेट ध्यान में रखना है। देन हम लोग इसके फंडामेंटल भी समझेंगे कि किस तरीके से इसके रेवेन्यूज ग्रो हो रहे हैं, फ्यूचर कमेंट्री क्या आई है, एंड ओवरऑल एक टेक्नो फंडा पिक्चर बनाएंगे कि हम लोगों को स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर जो मैं अपने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में देता हूँ, मैं नॉर्मली वीडियोस उन्हीं स्टॉक के बनाता हूँ जिनमें मेरी बाइंग रहती है। तो आप समझ ही गए होंगे इस स्टॉक को भी मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रौनक जैन है, फाउंडर ऑफ द स्टॉक मार्केट मंत्रा। यहाँ पर मैंने मदरसन का मंथली बेसिस पे टाइम फ्रेम ओपन कर लिया एंड करंट मार्केट प्राइस है वो 36 के आसपास में चल रही है। चार्ट को समझने से पहले आइए एक बेसिक चीज मैं आपको समझाता हूँ जो आपको चार्ट को समझने में हेल्प करेगी। तो अज्यूम करो कि एक स्टॉक है जो कंटिन्यूसली अपट्रेंड के अंदर है और यहाँ कहीं पे जाके उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो ठीक है, तो ये लाइन मैंने आपके लिए एक रेजिस्टेंस की जोन बना दी। ठीक है, यहाँ कहीं पे जाके इसमें प्रॉफिट बुकिंग है। अभी 3-4 सालों बाद में अगर स्टॉक यहाँ पर कंटिन्यूसली आता है तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि 4 सालों बाद में स्टॉक सेम लेवल के आसपास में है, यानी कि बड़ा ब्रेकआउट होने की तैयारी है। बट आप इसको बाई कब करेंगे? आइदर आपका अगर नीचे के लेवल पे बाई किया हो तो आप डेफिनेटली इस रैली को एंजॉय करेंगे और आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। बट आपको अगर कोई बोल दे कि इस लेवल के आसपास बाई करो, तो क्या आप बाई करेंगे? तो आप उसी कंडीशन में बाई करेंगे अगर यहाँ कहीं पे कंसोलिडेशन जोन बने और उसके बाद में ब्रेकआउट आए तो आप यहाँ पर बाई करेंगे। रीजन भी कि जो पहले यहाँ रेसिस्टेंस था, जो यहाँ सेलर, तो वो डेफिनेटली वापस यहाँ पर भी आएंगे। तो एक बार सेलर को फाइट करने दो, अगर सेलर फाइट करने के बाद में हार जाते हैं और बाई स्टिल ऊपर लेके जाते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर बाई कर लेंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पर आइदर कंसोलिडेशन हो। सेकंड, अगर ये डायरेक्ट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आप लोग इसको बाई नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे कि ये वापस रिटेस्ट करने के लिए आए या यहाँ कहीं पे ऊपर जाके एक बार कंसोलिडेशन करके फिर नया एक ब्रेकआउट दे। तो एक बार आप वापस ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं एक बार सेलर को आने दो। रीजन बीइंग कि यहाँ पर सेलर आए तो यहाँ कहीं पे एक बार सेलर को वापस आना जरूरी है। ये हमारी कंडीशंस होती है इवन दो स्टॉक एक लॉन्ग टर्म जोन से बाहर निकल के आ रहा है। अभी मैंने आपको ये क्यों बताया? ये आपके यहाँ पर चार्ट समझने में काम आए। अब देखो, यहाँ पर एक लेवल था। ये लेवल आपके पास में 2017 के आसपास में आया था। 2017 में 89-90 रुपीज के आसपास में स्टॉक ने ट्रेड किया था। ठीक है, अभी ये लेवल वापस कभी आया था? ये लेवल आया था 2021 के अंदर वापस आया था, यानी कि 4 सालों बाद में आपके पास में बाहर है। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम आया तो हमको बाई नहीं करना था। रीजन नहीं कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। ऊपर हमको पता है कि सेलर बैठे हैं जिन्होंने बहुत नीचे गिरा दिया था, मतलब 90 रुपीज पे पहले आया था तो यहाँ कहीं पे आ गया था 20 रुपीज के आसपास में स्टॉक आ गया था। तो ठीक है, आपने वेट किया, कंसोलिडेशन जोन हुआ, कंसोलिडेशन जोन में वापस इसने इसी लेवल को टच करने का कोशिश किया पर ब्रेकआउट दे पाया क्या? नहीं। मतलब हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। तो जब तक एंट्री ट्रिगर नहीं होती हमको ट्रेड नहीं लेना है। तो हमारा ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ और यहाँ कैसे कंसोलिडेशन फेल हो गया और यहाँ पर पूरा जो ब्रेकआउट था वो फिजल आउट हो गया, यानी कि इसने जितना ब्रेकआउट दिया वो पूरा का पूरा फिजल आउट हो गया एंड वापस इसी लेवल के आसपास में जाने की ट्राई करता है। तो वापस कब आता है? 2024 के अंदर। ये लेवल कब आया था? 2017 के अंदर। यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 सालों बाद में वापस लेने की कोशिश करता है। अब देखो, ये लेवल के आसपास में आने से पहले इसने वापस एक बार फाइट हुआ था। यस, डेफिनेटली फाइट हुआ। उसके बाद में ब्रेकआउट आया। यस, उसके बाद में ब्रेकआउट आया। तो क्या यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे। आपके पास में फाइट होना जरूरी है। अब जब मैं ये आपको एक मार्क कर रहा हूँ लाइन, इट डज नॉट मीन कि एग्जैक्ट इसी लाइन पे हो। यहाँ के इस लाइन के जस्ट आगे पीछे, मतलब एकदम थोड़ा सा नियर बाई एरिया में आपके आसपास में फाइट होना जरूरी है। तो ये पूरा है ना एक मंथली कैंडल है। आपको लग रहा है कि एक छोटा सा रेड कैंडल ही तो बना है, यहाँ कहाँ फाइट हुई? इफ यू सी, दिस इज ए पर्टिकुलरली ये डोजी कैंडल। अगर आप इसको वीकली या डेली बेसिस में समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बड़ा मूवमेंट हुआ है जहां पर सेलर ने ऊपर से नीचे ले जाने की कोशिश किया, बायर ने नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश किया, पूरा फाइट हुआ है एंड मिड में कहीं पर जाके बंद हुआ है। उसके बाद में एक बड़ी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। तो यहाँ फाइट हुआ तो इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे, डेफिनेटली यहाँ पर आपका एक ट्रेड बनता है। तो यहाँ कहीं पे आपने ट्रेड लिया होगा। अब इतना बड़ा ब्रेकआउट आया तो लॉजिकली आपका टेक्निकल टारगेट क्या होता है? टेक्निकल टारगेट होता है कि जितना बड़ा इसका डेप्थ है उतना बड़ा आपका एक टारगेट निकल के आता है। तो इससे अच्छा ही रिटर्न आपको यहाँ पर मिल गया होगा, डेथ से भी ज्यादा रिटर्न आपको यहाँ पर कहीं पे मिल गया होगा।
तो स्टॉक कहाँ तक हाई लगा था? स्टॉक लगा था 142 से, और रैली जो स्टार्ट होती है वो 50 रुपीज से होती है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 टू 3 टाइम्स के आसपास में कहीं पे जाता है। एंड यहाँ पर अगेन एक कंसोलिडेशन जोन मतलब है, ब्रेकआउट कहाँ पर आया? नीचे की साइड में ब्रेकआउट आया। तो आपको क्या करना चाहिए था? ये 3-4 महीनों का कंसोलिडेशन का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ से क्या करना चाहिए था? एग्जिट ले लेना चाहिए था। और अब आपका लेवल ट्रिगर कहाँ होगा? मैंने आपको बताया था, जब भी अगर ऊपर से नीचे आएगा तो जो ब्रेकआउट लेवल था वहां कहीं से रिवर्सल के साइन आएंगे तो आप ट्रेड लोगे। तो यहाँ कहीं से ये फेल हुआ और अपने जो पुराने लेवल है देखो उसी पे वापस आ गया। यहाँ पर रिवर्सल साइन का है, ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, इफ यू सी दिस ग्रीन कैंडल, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इफ यू सी दिस ग्रीन कैंडल यू विल फाइंड कि कंटिन्यूसली एक नीचे डाउन ट्रेंड के अंदर था स्टॉक, यस, उसके बाद में और नीचे लेकर जाया गया क्या? यस, ये फर्स्ट पुल बैक आया, उसके बाद में और नीचे लेकर गया, यस। यहाँ पर रिवर्स हैमर बना, यानी कि बायर ने नीचे से ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली इसको खींचा है। एंड इसके ऊपर देखो कितना सुंदर चार्ट बना, इसके ऊपर जो चार्ट बना ये देखिए, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, जो पुराने जो रेसिस्टेंस जोन थे उसके ऊपर एक अच्छी खासी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनी, उसको रिटेस्ट हुआ एंड देन अगेन ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पर आपको रिवर्सल का साइन मिला क्या? मिला। कहाँ कहाँ पर आपको रिवर्सल का साइन मिला? फर्स्ट रिवर्सल साइन यहाँ पर मिला, क्योंकि आपको नीचे से रिवर्स हैमर कैंडल देखने को मिली। सेकंड आपको जो साइन मिला वो यहाँ कहीं पे क्लोजिंग के बाद मिला। क्या यहाँ पर क्लोज दे पाया? नहीं दे पाया। तो आपका क्लोजिंग जस्ट साइन का आया इस ग्रीन कैंडल के आसपास में। हमारे लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर ये विक बना के छोड़ के चला गया था, तो यहाँ बुलिश कैंडल बनी, इस सेलर ने ट्राई किया नीचे ले जाने के लिए, बुलिश कैंडल बनी बट क्लोज नहीं कर पाया, अगेन फाइट हुई, वापस डोजी कैंडल बनी और इस कैंडल पे इसने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया। तो हमारे लिए वापस ब्रेकआउट कहाँ आया? इस कैंडल पे आया। तो यहाँ कहीं पे आपका एक वापस स्ट्रेट बना था। अगर आप ब्रेकआउट को ठीक से पहचानते हो, अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करते हो, तो आपका पैसा जो यहाँ कहीं पे एक ब्लॉक होना था 3-4 महीने का, वो ब्लॉक नहीं होगा, आएगा। देखो, अभी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है जो आपका यहाँ कहीं पे पैटर्न बना था। कैसे बन रहा है सर? देखो मैं आपको बताता हूँ। ये पैटर्न आप ठीक से देखो, एक बार मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। तो ये पैटर्न है, एक बार आप ठीक से देखो, देखो यहाँ पर नीचे गया, सेलर ने ट्राई किया ऊपर ले जाने के लिए, फिर सॉरी नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर गया बाय ने, फिर सेलर ने आया। तो कंटिन्यूसली हायर हाइज बने थे क्या? यस, डेफिनेटली कंटिन्यूसली हायर हाइज बने थे। तो क्या ये कंप्लीटली एक बुलिश चार्ट पैटर्न था क्या? यस, दिस वाज ए कंप्लीटली बुलिश चार्ट पैटर्न। जब ये यहाँ पे फेल हुआ तब जाके ये बुलिश चार्ट पैटर्न फेल हुआ था। तो यहां तक इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल तक ये कंप्लीटली एक बुलिश चार्ट पैटर्न था। बट क्या हमारी यहाँ कहीं पे एक एंट्री ट्रिगर हुई थी क्या? नहीं हुई थी। एंट्री हमारी ट्रिगर होती गई जैसे जैसे आप मंथली बेसिस की रेड कैंडल्स को है उसका हाई है वो क्लोज करते गए, हमारी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर होती गई। ठीक है, अब सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ कहीं पे फॉलो हो रहा है। देखो ऊपर गया, सेलर ने रिटेस्ट करने के लिए नीचे लेकर आए, फिर ऊपर गया, फिर सेलर नीचे लेकर गए, फिर ऊपर गया। ये देखो इस जोन को ये कब आया वापस? ये जो जोन है अक्टूबर 2024 का, ये जोन वापस कब नीचे आया? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो जोन है अक्टूबर 2024 का फर्स्ट टाइम यहाँ पर टच किया था, कब किया था? फरवरी 2026 के अंदर। तो क्या आपको बाई करना चाहिए था क्या? नहीं करना चाहिए था। रीजन आपको समझ में आया क्यों नहीं करना चाहिए था? रीजन नहीं कि 2 साल बाद में अगर आप किसी भी लेवल पे आ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर मिलेंगे, तो आप चाहते हो कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो, या अगर फर्स्ट टाइम डायरेक्टली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो रिटेस्ट हो। तो हम लोग बाई नहीं करेंगे इस लेवल पे, 135 136 पे बाई नहीं करेंगे। बट अगर ये वाला जो जोन है 120, अगर ये क्रॉस होता है तो यहाँ बाई करेंगे। तो 120 टू 136 के बीच में ट्रेड था। बट अगर यहाँ कहीं पे बाई करोगे 135 136 नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे। तो यहाँ कहीं पे सिमिलरली वही हुआ, सेलर्स आए नीचे लेकर गए, अब ये एक 4 महीने का एक कंसोलिडेशन जोन बन गया, वहां से बस बायर आए और ऊपर लेकर गए। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है जो यहाँ पर फॉलो हो रहा है? बायर आए, सेलर ने ट्राई करने की कोशिश किया तो हायर हाइस बनते गए। तो यहाँ कहीं पर भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न हो रहा है, हायर हाइस कंटिन्यूसली बनते जा रही है, देखो हाइया हायर हाइस कंटिन्यूसली बनते जा रहे हैं। अब सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, अभी आप चेक करो, बस इसमें एक फर्क क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। यहाँ कहीं पर जाकर जब ये फर्स्ट टाइम अपने 4 साल पुराने हाइस को टच करता है, ये वाले जो हाइस थे उसके आसपास में जाता है, तो क्या इसके पास क्लोजिंग दी थी क्या? ऊपर नहीं दी थी, और पैटर्न जो कैंडल बनी थी जो मंथली थी वो डोजी कैंडल थी, तो हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी। अब सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, अब ये जो लेवल है ये भी सितंबर 2024 में थे, और अभी जब टच करेगा ये फर्स्ट टाइम टच करेगा, तो क्या यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए? अभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखने वाली चीज, कि ये जो क्लोज हुआ ना, ये लास्ट वीक में जो क्लोज हुआ है वो अपने एकदम हाई पॉइंट पे जाकर क्लोज हुआ है। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है ये, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री लेकर आया है। डीआईज है वो कंटिन्यूसली इसमें बाय कर रहे हैं, और ये जो पूरा थीम है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है। तो ये 3-4 चीजें लास्ट टाइम रही थी क्या? ये नहीं रही थी लास्ट टाइम। ये जो कैंडल्स है ना, देखो ये जो कैंडल्स बनी, ये जो लास्ट वीक की जो कैंडल बनी थी, ये देखो पूरी डोजी कैंडल बनी। तो अगर ये मंथ जो अभी क्लोज होने वाला है आज की डेट में, ऑलमोस्ट 5-7 दिन ही बचे ट्रेड होने को, अगर ये एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। यहाँ पर डोजी कैंडल बनी थी, ठीक है। अभी मैं एक बार
पूरी थीम को भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार अशोक लीलैंड देखो, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को आप देखते जाओ, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, इसको एक बार डेली चार्ट पे आप अच्छे से समझोगे। देखो ये जो पैटर्न है, ये ऊपर जाने की कोशिश किया, एक हमने इस गैप को फिल किया, वापस फुल ब्रेक आया। बस फुल ब्रेक में हम लोग बाइंग नहीं करते हैं जब तक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, ये मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। ये फर्स्ट फुल ब्रेक जब भी ब्रेक होता है तो फ्रेश सेलर हमेशा ऐड होंगे, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हैपन हियर। और अपने पुराने सपोर्ट के आसपास में आया, और अब देखो इस पुराने सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके वहां पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डिस्क्लेमर, ये भी मेरी बाइंग के अंदर है। एंड करंट मार्केट प्राइस 158 है, यही कहीं पे मेरी बाइंग के अंदर है। मदरसन थोड़ा नीचे के लेवल से बाई किया हुआ है। सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ संसेरा करके देखो, अभी संसेरा थोड़ा सा अलग सेक्टर के अंदर भी है, बट इट्स अगेन ऑटो इंसुलिन स्टॉक, सी दिस, ये तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है। तो आप ऑटो इंसुलिन स्टॉक जितने भी उठा के देखोगे वो सारे कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड के अंदर ही दिखेंगे। एंड मुझे लगता है कि मदरसन भी यहाँ से कमाल कर सकता है। तो अगर ये बुलिश इनकल्फिंग कैंडल बन के तैयार होती है, एकदम बुलिश हाई पॉइंट पे जाके क्लोज होती है, तो क्या यहाँ ट्रेड बन सकता है? तो यहाँ पर जैसे ही आपका ये जो लेवल है 143 144, ये पुराने वाले हाइज जैसे ही निकलते हैं, यहाँ पर आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। रीजन भी कि नीचे के लेवल पे अच्छी खासी फाइट हो गई है, और ये इसके ऊपर क्लोज दे देगा। ये रिटेस्ट करने के लिए जल्दी से नीचे नहीं आएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए आपका ट्रेड कहाँ बनेगा? स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए ट्रेड बनेगा कि अगर ये कैंडल अपने मंथली हाई के पास क्लोज होती है एंड 143 144 को क्लोज कर देती है, तो स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ करंट मार्केट प्राइस 136। एंड ट्रेल का कोई टारगेट नहीं है, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी रैली यहाँ पर आएगी, ठीक है। 170 तक जाएगा, 180 तक जाएगा, तो आई डोंट नो। आप फिबोनाची करके टारगेट एक बार निकाल सकते हो। आपको सिंपल से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है। एंड अब नीचे का स्टॉप लॉस आपको पता है कि इन केस अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो 136 के नीचे हम लोग यहाँ पर निकल जाएंगे। तो ओवरऑल चार्ट आपको समझ में आएगा कि चार्ट किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होके आ रहा है। अब एक बार फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं। देखो 1,43,730 के आसपास में मार्केट ये पे, यानी कि बिग कंपनी है, ठीक है। आर ओ देखोगे 10 से 13% के आसपास में, दैट इज गुड। स्टॉक का पी है वो 34 के आसपास में, इंडस्ट्री का पी 27। सी इट्स ए लीडिंग मार्केट ऑटो एंसिलरी स्टॉक, तो आप इसको हाई वैल्यूएशंस दे सकते हो, दैट इज रिजनेबल। मैं अभी आपको इससे कंपेयर करके बताऊंगा। एंड स्टॉक का पी हमेशा पीईजी रेशियो के साथ देखना चाहिए। पीईजी रेशियो स्टिल लेस देन 1, यानी कि यहाँ पर वैल्यूएशंस आने अभी बाकी है। स्टॉक चल रहा है अपने 52 वीक हाई के आसपास के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर एक बार देखते हैं रेवेन्यूज। रेवेन्यूज है वो देखोगे 34,000 करोड़ के आसपास में निकल कर आई है मार्च 26, दैट इज हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। मार्जिन देखोगे 11% के आसपास में निकल के आए, जो कि अगेन हाईएस्ट एवर है मार्च 2023 के बाद में। प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट भी अगेन हाईएस्ट एवर है। रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट, तीनों हाईएस्ट एवर निकल कर आए। अब बात करते हैं होल्डिंग पैटर्न के पास में। होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करते हैं इसका, तो होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे कि जो लास्ट 3 क्वार्टर से है वो पब्लिक की हिस्सेदारी है वो कम हुई है। इससे पहले अप डाउन्स आए, ये एक बड़ा चंक चेंज हुआ था, ठीक है। इट्स नॉट है कि शेयर होल्डर ने प्रोमोटर्स ने यहाँ पर ऑफलोड कर दिया। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर है सुमितोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड है, ये यहाँ से ऊपर से हटकर ये नीचे आ गई थी, इसलिए यहाँ पर आपको स्टॉक में चेंज देख रहा है। बाकी अगर आप ठीक से देखोगे तो कंटिन्यूसली पब्लिक की हिस्सेदारी कम हो रही है, तो बड़े लोग खरीद रहे हैं। बड़े लोग में हो सकता है प्रमोटर खरीद रहे हो, एफआईज, डीआईएस, इफ यू सी। तो कौन इसको बाई कर रहा है? इसको बाई कर रहा है एफआईज। जब पूरे मार्केट में वो लास्ट 2-3 सालों से बेच रहे हैं, इस स्टॉक को वो लोग बाई कर रहे हैं। डीआईएस ने हल्की सी हिस्सेदारी अपनी कम की है, बट ओवरऑल बेसिस पे देखोगे तो हमेशा 18, 19, 20% के आसपास में रही है, स्टिल 21% के आसपास में होल्ड करते हैं। तो एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, डीआईएस ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुई है, बट ओवरऑल बेसिस पे बढ़ी हुई है। पब्लिक की हिस्सेदारी है वो लास्ट 3 क्वार्टर से कम हुई। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसका पीपीटी भी ओपन करके देखेंगे इन्वेस्टर गाइडेंस का, वो भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। टेक्निकल चार्ट पर भी मुझे कंपनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको इसको बाई करना है या नहीं करना है, इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। रीजन भी कि ये आपका पैसा है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके कोई भी डिसीजन लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।